हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है वो टॉपिक है क्लास 9 हिंदी लहासा की ओर। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। क्लास बंक करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास बंक करते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी नज़रों से निकल जाएगा। और मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप खुद से भी आंसर लिख सकें और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में लहासा की ओर। पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस रास्ते पर यात्रियों के लिए एक समान व्यवस्थाएं नहीं थी। जान पहचान अगर होती थी तो अच्छा जगह मिल जाती थी उनको ठहरने के लिए, लेकिन अगर जान पहचान नहीं है किसी की तो यात्रियों को भटकना भी पड़ता था। दूसरे ये था कि तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे छन पी करके मस्त हो जाते थे, तो वो यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। पहली बार जब ये गए थे तब ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, वहाँ छुआछूत नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी और किसी को भी अपने घर के अंदर वो आने देते थे। इसलिए इन्हें भिखारी के वेश में भी बहुत अच्छी जगह मिली थी रहने के लिए। लेकिन जब ये लौट रहे थे, दूसरी यात्रा कर रहे थे, लौटते समय की बात है 5 साल के बाद, बहुत अच्छे वेश में थे ये लोग, लेकिन फिर भी इन्हें ठहरने के लिए एक गरीब की झोपड़ी में बसेरा करना पड़ा, क्योंकि उस समय तक लोगों ने छन पीना शुरू कर दिया था और उन लोगों की मनोवृत्ति बदल चुकी थी। प्रश्न 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून नहीं थे। किसी को भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह घर पर आराम से रख सकते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को पहले मारते थे और उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं है। तो इस तरह से हमेशा यात्रियों को जान का जोखिम बना रहता था, चाहे उनके पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं ना भी हों तो भी डाकू पहले मार देते थे। क्यों इसलिए मार देते थे? क्योंकि अगर वो ना मारते तो फिर डाकुओं को अपनी जान का खतरा था, डाकुओं को भी मारा जा सकता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था और दूसरा कारण यह था कि वह रास्ता भटक करके गलत रास्ते पर चला गया था और 1 से 1.5 मील अंदर जाने के बाद उसने जब वहाँ लोगों से पूछा तब उसे पता चला कि ये रास्ता गलत है, तो उसे वहाँ से वापस आना पड़ा लौट करके, इसलिए वो अब सुमति से पिछड़ गया था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के बहुत सारे यजमान रहते हैं और सुमति उनके पास जरूर जाएगा, क्योंकि वो बोध गया के गंडे के नाम पर कपड़े बांट रहा था वहाँ पर और उनको कपड़े बांटने पर दक्षिणा मिलता, पैसे मिलते। अगर वो वहाँ जाते तो कम से कम 1 हफ्ता वो लगा करके आएंगे। लेखक ने ऐसा सोचा क्योंकि बहुत सारे यजमान हैं, इसलिए लेखक ने पहली बार उन्हें मना कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार सुमति ने पूछा तो दूसरी बार लेखक पोथियां पढ़ने में बहुत ही व्यस्त थे, इसलिए उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि सुमति उनसे क्या पूछ रहे हैं और अनजाने में ही उन्होंने हाँ कर दी थी। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई तो ये थी कि लेखक रास्ता भूल गया था, उसका घोड़ा सुस्त था और वो रास्ता भूल गया था। दूसरी कठिनाई उसे ये हुई कि बहुत तेज धूप के कारण लेखक को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी हो रही थी। तीसरा, वहाँ पहाड़ पर जब कोई भी व्यक्ति नहीं होता था दूर दूर तक, तो उन्हें डाकुओं का बहुत भय था वहाँ पर। और चौथा, लौटते समय लेखक को रुकने के लिए सही जगह नहीं मिली थी।
और एक कठिनाई का जो सामना लेखक को करना पड़ा वो ये था कि उन्हें आराम से आसानी से भरिया नहीं मिल रहा था। भरिया यानी कि उनके बोझ को ढोने वाला व्यक्ति जो बोझ कंधे पर रख कर ले जाता उनके लिए। तो कई जगह पर उन्हें खुद भी अपना बोझ उठा करके पहाड़ पर चढ़ना पड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बत के लोग कैसे थे, वहां का क्या रहन सहन था। इसका उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत से यह पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में ना तो प्रथा थी, पर्दा नहीं करती थी औरतें, ना ही छुआछूत जैसी बुराई थी। वहां पर महिलाएं अजनबी लोगों को चाय बना करके आराम से देती थी और कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में आ सकता था, रह सकता था, ठहर सकता था। बस जो बहुत नीचे श्रेणी के भीख मांगने वाले लोग थे उनको ही घर में नहीं आने दिया जाता था। और उसके बाद वो समाज बदला और शाम के समय पुरुष वर्ग ने छन पीना शुरू कर दिया। छन पी करके वो होशो हवास में नहीं रहते थे और गंडों पर उन्हें बहुत विश्वास था। पाठ में दिया गया है कि सुमति बोध गया से लाए हुए गंडे वहां बांटता था, जिसके बदले में उसे दक्षिणा भी मिलती थी। तो समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। इसका मतलब क्या है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के साथ ही। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के अंदर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। यह है इसका उत्तर, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अगला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। देखिए, सुमति के यजमान और उसके जान पहचान के लोग लगभग हर जगह पर थे जब ये तिब्बत की यात्रा कर रहे थे लेखक और सुमति। तो इस आधार पर सीधी सी बात है कि भाई उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, बोलचाल में बहुत अच्छा होगा, वो ईमानदार होगा, विश्वसनीय होगा। तो इसीलिए लोग उसे इतना पहचानते होंगे, हर जगह उसके परिचित मिल रहे थे। तो ये तो जाहिर सी बात है। तो उत्तर देखते हैं हम। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे नंबर 1, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, इसलिए उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर देते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को उस कपड़े में बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास करते थे वो, और सुमति वो कपड़े उनको दिया करते थे। तो इसलिए भी वो लोग सुमति को बहुत मानते थे। तीसरा यह है कि पाठ के बीच में हमें बताया गया है कि जब वो कपड़ा खत्म हो जाता था बोध गया से लाया हुआ, तो वो कोई भी कपड़ा लेकर के उसके गंडे बना दे रहे थे। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि वो लोगों को धोखा दे रहे थे, लेकिन लोगों को इसकी खबर नहीं थी। लोगों को तो यही लगता था वहाँ के लोगों को कि ये बोध गया से ही लेकर के आए हैं, इसलिए उनकी आस्था बरकरार थी और वो विश्वास भी कर रहे थे सुमति पर। अगला पॉइंट है कि उनके व्यवहार से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी आस्था रखते थे, उनकी आस्था गहरी थी। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित है? विचार व्यक्त कीजिए। जो आचार व्यवहार के तरीके होते हैं वो वेशभूषा के आधार पर ही तय होते हैं। यदि कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन करके हमारे सामने आ जाए तो हम उससे बहुत इज्जत से बात करते हैं, और इसी तरह से कोई फटे हाल हमारे सामने आए तो हम उसे दुत्कार देते हैं। ये तो आम सी बात है और जाहिर सी बात है, ऐसा ही समाज में होता है। मेरे विचार में वेशभूषा को देख करके व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु जो होते हैं हमारे, वो लोग बहुत साधारण से कपड़ों में रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र बहुत ऊंचा होता है। और इसके विपरीत भी कोई बहुत अच्छे कपड़ों में है और वो चरित्र से भी अच्छा होगा, ईमानदार होगा, विश्वसनीय होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें किसी की वेशभूषा देख करके अपना व्यवहार उसके साथ बदलना नहीं चाहिए।
तो उत्तर में भी यही है कि ये बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो साधारण कपड़े देकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिक्षुओं के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। उसने कहा कि हम ऐसे कपड़ों में नहीं थे कि वो हमें सम्मान देता, लेकिन वो भिक्षु का अच्छा व्यवहार होगा कि उसने उनको सम्मान दिया। हमें किसी के भी वेशभूषा को देख करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है और इसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान भी करते हैं। अगला प्रश्न आता है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार से भिन्न है। तो ये जो यात्रा वृतांत दिया हुआ है, यानी कि जिसे आप कहते हैं लासा की और पाठ, वो पाठ नहीं है, यात्रा वृतांत है। यात्रा यानी उन्होंने ट्रैवल किया, तिब्बत घूमने गए और वहाँ का उन्होंने वर्णन किया, तो उसे कहते हैं यात्रा वृतांत। तो इस यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ एक देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे पर्वत हैं जो बहुत खतरनाक हैं और ये पर्वतों, नदियों के मोड़ और पहाड़ की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके हुए सफ़ेद चोटियों वाले पहाड़ हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं, मतलब कम ऊंचे पहाड़ जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह से भिन्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपकी किताब में कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा जरूर की होगी, यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को लिखिए। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने इसके उत्तर में लिख दिया है कि आप स्वयं करें। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप इसे यदि पूछा जाता है, जिसकी उम्मीद तो 0% है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप किसी भी जगह जहाँ घूमने गए हो वहाँ का वर्णन इसके उत्तर में कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो विधा का मतलब है बच्चों, विधा का मतलब है तरीका या फिर ढंग। जिस ढंग से हिंदी साहित्य में रचनाएं की गई हैं, जिस तरीके से हिंदी साहित्य में रचनाएं की गई हैं, जैसे कई कवियों ने कविताएं लिखी, लेखकों ने कहानियां लिखी, पाठ लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, एकांकी लिखे, वृत्त चित्र लिखे, साक्षात्कार लिखे, उसी तरह से यात्रा वृतांत भी लिखे गए। तो ये पूछा गया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में, यानी क्लास 9 की जो किताब है आपकी क्षितिज, उसमें कौन कौन सी विधाएं हैं? क्या सारी कहानियां हैं या सारी कविताएं हैं या क्या है वो, ये पूछा गया है आपसे। तो क्षितिज के पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। देखिए, एक तरफ पाठ के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी विधा लिखी हुई है कि वो किस ढंग में लिखे गए हैं। 2 बैलों की कथा कहानी है, लहासा की ओर यात्रा वृतांत है, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये निबंध है, सांवले सपनों की याद ये संस्मरण है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया ये रिपोर्ट है, जिसे हिंदी में रिपोर्टाज कहते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते ये एक व्यंग है, मेरे बचपन के दिन ये भी संस्मरण है, एक कुत्ता और एक मैना ये निबंध है। ये पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है, ना कि मानव चरित्र का चित्रण। मतलब किसी इंसान के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ उसने जो यात्रा की लेखक ने, उस यात्रा में उन्हें जो अनुभव हुआ, जो उन्हें झेलना पड़ा, जो उन्होंने देखा, उसी को यहाँ पर उन्होंने लिखा है, इसलिए इसे यात्रा वृतांत कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका लहासा की ओर का प्रश्न अभ्यास। मैंने सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर लिए और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लहासा की ओर का पूरा प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी। तो
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दुर्गा पाल मैम की क्लास में। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ मदद हो जाए। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.